हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अरुण और आज हम जो फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नाइट एट द म्यूज़ियम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है लैरी से, जो अपनी एक्स वाइफ के यहाँ जा रहा होता है। घर जाने पर लैरी की एक्स वाइफ उससे उसके नए बिजनेस के बारे में पूछती है। इस पर लैरी कहता है कि उसे नए बिजनेस को सेटअप करने में अभी कुछ टाइम लगने वाला है। दरअसल लैरी एक बेरोजगार व्यक्ति है फिलहाल के लिए, और लैरी की एक्स वाइफ उसे फोर्स करती है कि वो कोई ना कोई जॉब ज़रूर ढूंढ ले, क्योंकि लैरी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम निक होता है। लैरी की एक्स वाइफ को लगता है कि लैरी एक अच्छा फादर नहीं बन पा रहा है, इसलिए अब लैरी को भी साबित करना होगा कि वो एक अच्छा पिता है। अगले सीन में हम लैरी को एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में बैठा पाते हैं। इसका रिज्यूमे इतना फीका होता है कि एजेंसी की ये मैडम लैरी को कोई भी जॉब नहीं दे पाती, पर लैरी अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मैडम जी को मना लेता है और हम देखते हैं एक बड़ा और शानदार म्यूज़ियम, जहां पर लैरी नाइट गार्ड की ड्यूटी करने आया होता है। म्यूज़ियम के अंदर जाने पर लैरी को कुछ इंसान मिलते हैं। एक लड़की होती है रेबेका नाम की, जो म्यूज़ियम का टूर देने का काम करती है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर मैकपी, जो म्यूज़ियम के मैनेजर हैं, और आखिर में आते हैं म्यूज़ियम के 3 बूढ़े हो चुके नाइट गार्ड्स। सेसिल इस तिकड़ी का लीडर होता है। लैरी सीसल से नाइट गार्ड का चार्ज लेता है और साथ ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी लेता है। अभी किस चीज़ का मैनुअल है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आगे हम देखते हैं लैरी को अकेला म्यूज़ियम में। रात हो चुकी होती है, इसलिए लैरी की आंख लग जाती है, पर जब वो वॉशरूम के लिए जा रहा होता है तब वो पाता है कि एक बड़े डायनासोर का स्केलेटन उसकी जगह से गायब है। फिर कहीं से पानी की आवाज़ आ रही होती है। जब लैरी वहाँ जाकर देखता है तब वो पाता है कि उसके सामने वही डायनासोर का बड़ा सा कंकाल खड़ा होता है। लैरी उसे देखकर भागता है सीधे टेलीफोन की ओर और सीसल को कॉल करता है। सीसल उसे बताता है कि इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ो और उनको एक एक कर फॉलो करो। इंस्ट्रक्शन का पहला ही पॉइंट में लिखा होता है कि थ्रो द बोन। ये किस बोन की बात हो रही है? लैरी भी ये सोच ही रहा होता है कि उसके सामने एक बोन आ गिरती है। ये बोन डायनासोर के कंकाल से ही निकली होती है। लैरी इस बोन को दूर फेंकता है और वहाँ से एग्जिट की तरफ भागने लगता है, पर दरवाज़ा खोल पाए इससे पहले ही वो डायनासोर फिर उसके सामने आ खड़ा होता है और उस बोन को उसके सामने वापस फेंक देता है। ये देखकर लैरी समझ जाता है कि डायनासोर का कंकाल का बिहेवियर किसी डॉग की तरह है। वो इस बोन को फिर से फेंक कर भागने लगता है और गिर जाता है, और तब उसे एहसास होता है कि इस म्यूज़ियम की और भी चीज़ें ज़िंदा हो चुकी है। इन ज़िंदा हो चुके लोगों में कुछ अहम भी है इस कहानी के लिए, जैसे कि अटिला द हन। ये शख्स लैरी को पकड़ उसे बस मारना चाहता है। जेडेडाया उर्फ जेड और ऑक्टेवियस लैरी को मौत के घाट उतारने का सपना तो ये दोनों भी देख रहे होते हैं। जेड एक पुराने वक्त का काउबॉय है और ऑक्टेवियस एक रोमन जनरल। ये दोनों आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, पर इनकी हिम्मत छोटी नहीं। डेक्स्टर ये एक मंकी होता है, पर बहुत ही खुराफाती और इंटेलिजेंट। और आखिर में आते हैं अमेरिका के पूर्वभूत प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट। लैरी किसी तरह से बचते बचाते थियोडोर से जा टकराता है। पूरे म्यूज़ियम में थियोडोर ही ऐसे एग्जिबिट होते हैं जो इस म्यूज़ियम का राज जानते हैं। थियोडोर लैरी को इजिप्ट से लाए गए एक मकबरे के पास ले जाते हैं। वो बताते हैं कि इस ताबूत में अखमेंड्रा नाम का एक फ़ैरो रखा गया है, और उसी के गोल्डन टैबलेट की वजह से इस म्यूज़ियम की हर एक एग्जिबिट सूरज डूबने पर जिंदा हो जाती है। और अगर कोई भी एग्जिबिट म्यूज़ियम के बाहर जाकर सुबह होने से पहले नहीं आई तो सूरज की पहली किरण के साथ ही वो धूल में बदल जाएगी। थियोडोर उर्फ टैडी लैरी की मदद करते हैं सारे लोगों को उनकी जगह तक पहुंचाने में, पर ये मदद वो हर रोज़ नहीं करने वाले। अगली सुबह सीसल और उसके तिगड़ी उसके साथ लैरी से मिलने पहुंचते हैं। लैरी उन लोगों पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं मर भी सकता था। इस पर सीसल बड़े ही प्यार से कहता है कि हम तुम्हें बता तो देते, पर तुम हमारा यकीन करते ही नहीं, इसलिए इस चीज़ को होते हुए तुम्हें ही देखना था। खैर, इस बोल बच्चन का लैरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो नौकरी छोड़कर म्यूज़ियम से बाहर आ जाता है, पर दरवाजे पर ही वो अपने बेटे को देखता है, उसके स्टेप फादर के साथ। निक लैरी से कहता है कि वो बहुत खुश है कि अब आप एक जॉब कर रहे हो। लैरी इस पर बहुत खुश होता है और सिर्फ निक के लिए ही वो वापस लौट जाता है म्यूज़ियम के भीतर। म्यूज़ियम के अंदर आते ही वो डॉक्टर मैकपी से मिलता है। डॉक्टर मैकपी यहाँ पर लैरी से एक शिकायत कर रहे होते हैं, और यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि उसे डांट लगा रहे होते हैं। लैरी को ये डांट जेड और ऑक्टेवियस की वजह से पड़ रही होती है।
खैर हम आगे देखते हैं कि लैरी सीसल से वापस मिलता है और इंस्ट्रक्शन की एक और कॉपी मांगता है। इस पर सीसल कहता है कि वो इंस्ट्रक्शन की कॉपी पहली और आखिरी थी, उसे तैयार करने में मुझे 50 साल का समय लग गया था। सीसल लैरी को सलाह देता है कि तुम्हें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, ऐसे ही मैंने भी शुरुआत की थी। लैरी अपने बच्चे के लिए ये भी करने को तैयार हो जाता है। वो अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। इसमें वो रेबेका से भी मदद लेता है। खैर अगली रात को जब लैरी म्यूजियम जाता है तब वो सिक्योरिटी रूम में सीसल और उसके साथियों को वहाँ पाता है। लैरी के पूछने पर सीसल कहता है कि आज से हमारा साथ इस म्यूजियम से ख़त्म हो रहा है, इसलिए एक आखिरी बार यहाँ आए थे। सीसल लैरी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, पर सीसल का एक साथी वहीं रुक जाता है और बड़े ही चालाकी से लैरी के पास रखी गई एक चाबी का प्रिंट ले लेता है। हमें अब तक लग रहा था कि ये बूढ़े लोग बहुत अच्छे हैं, पर इनका प्लान तो कुछ गड़बड़ करने का है। आगे हम देखते हैं लैरी की चालाकियाँ जो रेक्स द डायनासोर के साथ करता है। डेक्स्टर जो कि एक मंकी है उसे भी लैरी झांसा दे देता है और अपनी चाबियाँ नहीं चुराने देता। ऐसे ही वो जेड और ऑक्टेवियस के पास जा पहुँचता है जो एक दूसरे की तरफ खुदाई कर बड़े चले जा रहे होते हैं। लैरी इन दोनों को बिठाकर शांति रखने की बात करता है। इस पर ये दोनों मान भी जाते हैं, पर कितनी देर के लिए माने हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है। हमें लगता है कि लैरी ने आखिरकार इस म्यूजियम के बिगड़े हुए एग्जिबिट्स को काबू कर ही लिया है, पर इस सोच पर डेक्स्टर पानी फेर देता है जब वो लैरी से उसकी चाबियां चुरा लेता है और एक खिड़की खोल देता है। जेड और ऑक्टेवियस भी फिर से जानी दुश्मन बन जाते हैं। आदि मानवों के ग्रुप में आग का आविष्कार हो ही जाता है। इस आग को लैरी ही बुझाता है। लैरी का काम आसान करने के लिए टैडी फिर उसकी मदद करता है। वही जाकर डेक्स्टर से चाबियां वापस लाता है और ठीक इसी बीच खुली हुई खिड़की से एक आदि मानव बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर लैरी अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ टैडी पर लाद देता है और वहाँ से भागने लगता है, पर फिर उसकी नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि एक एग्जिबिट बाहर निकल चुका है। सुबह भी होने ही वाली होती है। लैरी भागकर उस एग्जिबिट को बचाने जाता है, पर सूरज की किरणें उस पर पड़ती है और वो धूल बनकर उड़ जाता है। जब डॉक्टर मैकफी म्यूजियम आते हैं तो वो लैरी पर गुस्सा करते हैं और उसे जॉब से निकाल देते हैं। अब ऐसा होते हुए निक देख लेता है और लौट जाता है। लैरी डॉक्टर से किसी तरह फिर से एक और चांस मांग लेता है। आगे हम लैरी को निक के पास देखेंगे जहाँ निक कह रहा होता है कि आपको इस जॉब से भी निकाल दिया गया है। इस बात पर लैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर निक नहीं मानता। तो अब लैरी तय करता है कि उसे भी म्यूज़ियम की सच्चाई बतानी पड़ेगी और इसलिए उसे अपने साथ म्यूज़ियम ले जाता है। म्यूज़ियम में लैरी रेबेका से मिलता है जो कि एक एग्जिबिट को देख रही होती है। रेबेका इस औरत पर पीएचडी कर रही होती है और वो बहुत समय से एक जगह पर आकर अटक चुकी है। उसे आगे कोई लीड नहीं मिल रही होती है। लैरी रेबेका की मदद करना चाहता है और इसलिए वो म्यूज़ियम का सच उसे बताने की कोशिश करता है, पर रेबेका इस सच को उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसा समझकर वहाँ से चली जाती है। फिल्म की शुरुआत में सीसल ने लैरी को म्यूज़ियम का सच इसी कारण नहीं बताया था और खुद लैरी को एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ दिया था। अब शायद लैरी को भी यही करना पड़ेगा निक को समझाने के लिए। खैर आगे हम देखेंगे कि रात हो चुकी है। लैरी निक को म्यूज़ियम में लाता है, पर एक भी एग्जिबिट जिंदा नहीं होता। लैरी निक को जादुई टैबलेट के बारे में बताते हुए उसके सामने भी ले जाता है, पर गोल्डन टैबलेट अपनी जगह से गायब होता है। तब इन्हें पता चलता है कि म्यूज़ियम के बैकडोर से सीसल और उसके साथी टैबलेट को चुरा कर भाग रहे होते हैं। टैबलेट निक के हाथ लगता है और वो टैबलेट की शक्ति को शुरू कर देता है। म्यूज़ियम के हर एक एग्जिबिट में फिर से जान आ जाती है। लैरी सीसल और उसके साथियों को रोकता है ताकि निक ये गोल्डन टैबलेट लेकर यहाँ से भाग सके। अब आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूँ इस टैबलेट के बारे में, और वो ये है कि ये टैबलेट ना सिर्फ एग्जिबिट में जान फूंकता है बल्कि बूढ़े लोगों की शक्तियाँ भी बढ़ा देता है। सीसल और उसके साथी निक का पीछा करने लगते हैं और वहीं दूसरी ओर बैक डोर पर डेक्स्टर आ जाता है और उसे वो खोल देता है। बहुत से जानवर उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। सीसल निक से टैबलेट ले लेता है और इन दोनों को अक्रमैन के ताबूत के पास बंद कर देता है। लैरी के पास आखिरी रास्ता यही होता है कि वो अकमैंड्रा को आज़ाद करे। जब अकमैंड्र आज़ाद होता है तो वो बहुत ही अच्छा इंसान निकलता है। वो लैरी और निक को बाहर भी निकालता है।
जब लैरी म्यूज़ियम के सेंटर में पहुंचता है तब वो देखता है कि सब लोग आपस में ही लड़े जा रहे होते हैं और तब लैरी एक कमाल की स्पीच देता है और इन सबको टैबलेट वापस लाने के लिए तैयार करता है। सीसल के साथियों को तो पकड़ लिया जाता है पर सीसल भागने में कामयाब होता है और इसी बीच टेडी भी घायल हो जाता है। पर टेडी को कुछ होगा नहीं क्योंकि वो आखिर मोम का पुतला ही तो है। लैरी टेडी के घोड़े पर सवार होकर सीसल का पीछा करता है और उसे रोक लेता है। टैबलेट भी वापस ले लिया जाता है। जब सारे जानवरों को वापस म्यूज़ियम की तरफ ले जाया जाता है तब रेबेका भी आ जाती है और उसे इस नज़ारे पर यकीन नहीं होता। खैर, कहानी का अंत आ ही जाता है। डॉक्टर मैकपी म्यूज़ियम की पॉपुलैरिटी बढ़ जाने के कारण खुश होते हैं और लैरी को जॉब से नहीं निकालते। निक भी बहुत खुश होता है और वो हर रात म्यूज़ियम में जाकर अपने डैड के साथ म्यूज़ियम का लुत्फ़ उठाता है। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर दो। मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।